नमस्ते। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण चीज पर बात करने वाले हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, मतलब उन्हें नाम देने का तरीका। और इसमें सबसे अहम है IUPAC प्रणाली। ये वो क्या कहते हैं, व्यवस्थित तरीका है जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक लाखों अलग अलग कार्बनिक अणुओं को एक खास और तार्किक नाम देते हैं, ताकि जब कोई एक नाम ले तो सब समझ जाएं कि हाँ, किस अणु की बात हो रही है। बिल्कुल, और ये तालमेल मतलब वैज्ञानिक बातचीत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आज हमारी बहस का मुद्दा थोड़ा अलग है। सवाल ये है कि क्या IUPAC प्रणाली, खासकर जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं, तो उसके नियम जितने जटिल हैं, क्या वो वाकई जरूरी हैं? क्या ये जटिलता स्पष्टता और सटीकता के लिए अनिवार्य है, या फिर कभी-कभी ये कुछ ज्यादा ही पेचीदा और बोझिल हो जाती है, खासकर सीखने वालों के लिए या फिर बहुत बड़े और उलझे हुए अणुओं के लिए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और हमारी ये पूरी चर्चा ये स्रोत सामग्री में दिए गए IUPAC नियमों पर ही आधारित होगी। मैं ये पक्ष रखूंगी कि IUPAC नियमों की ये जो संरचना है, भले ही वो जटिल लगे, वैज्ञानिक सटीकता और बिना किसी भ्रम के संवाद के लिए जरूरी है। आप कह सकती हैं कि ये स्पष्टता की कीमत है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि हाँ, एक व्यवस्था तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ नियम, जैसे कि किसको प्राथमिकता देनी है, डबल बॉन्ड को या किसी जुड़े हुए समूह को, या फिर समावयवता जिसे आइसोमेरिज्म कहते हैं, उसको दिखाने के तरीके, ये कभी-कभी जरूरत से ज्यादा उलझाऊ हो सकते हैं। इससे अणु को समझना या उसका नाम इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से IUPAC की सबसे बड़ी खूबी है उसका तर्क और उसकी एकरूपता। पहले जरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन को देखें। नियम सीधा है, सबसे लंबी कार्बन की चेन ढूंढो। ये हमें अणु का मूल नाम देता है, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह। फिर उस चेन पर नंबर डालो, उस सिरे से शुरू करके जहां से कोई शाखा या प्रतिस्थापक, सब्स्टिट्यूएंट जिसे कहते हैं, सबसे नजदीक हो। ऐसा करने से इन शाखाओं को सबसे छोटा संभव नंबर मिलता है। इन शाखाओं को हम एल्काइल समूह कहते हैं, जैसे मिथाइल CH3 या इथाइल C2H5, और उनके नाम के आगे उनका नंबर लिख देते हैं। अगर एक ही तरह की शाखा कई बार आए तो हम डाई, ट्राई जैसे उपसर्ग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और अगर अलग अलग शाखाएं हों तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, जैसे 3 एथिल 2 मिथाइल हेक्सेन में एथिल पहले आएगा, मिथाइल बाद में। हर हाइफन, हर कॉमा अपनी जगह पर। ये सब मिलकर एक अनोखा नाम बनाते हैं। ये काफी तार्किक लगता है ना? हाँ, एल्केन के लिए ये व्यवस्था काफी हद तक सीधी और समझने लायक है, ये मैं मानता हूं। ये एक अच्छी नींव रखती है। मुश्किल थोड़ी तब बढ़ती है जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की तरफ जाते हैं, यानी एल्कीन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहां नियम थोड़े बदलते हैं और जटिलता की, आप कह सकते हैं, एक नई परत जुड़ जाती है। समझ रही हूं आपकी बात, लेकिन मेरा कहना है कि ये जटिलता जरूरी है। एल्कीन और एल्काइन के लिए अब सबसे लंबी कार्बन चेन वो मानी जाती है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर शामिल हो, भले ही कोई और लंबी चेन मौजूद हो जिसमें ये बॉन्ड ना हो। नाम के आखिर में अब एन की जगह ईन एल्कीन के लिए या आइन एल्काइन के लिए लगता है। और सबसे बड़ा बदलाव, अब चेन पर नंबर उस सिरे से डालते हैं जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के ज्यादा करीब हो, भले ही किसी शाखा को बड़ा नंबर क्यों ना मिल जाए। हाँ, यहीं पर थोड़ी दिक्कत आती है। नहीं, पर देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड ही अणु का रासायनिक परिवार और उसकी क्रियाशीलता तय करता है। ये अणु का मुख्य क्रियात्मक समूह है, यानी फंक्शनल ग्रुप, यानी अणु का वो हिस्सा जो ज्यादातर रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। मिसाल के तौर पर CH2 बराबर CH-CH3 का नाम prop 1 ईन है, prop 2 ईन नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के बीच है। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, जैसे CH2 बराबर CH-CH बराबर CH2, तो नाम होगा ब्यूटा 1,3 डाइईन, जिसमें दोनों डबल बॉन्ड की जगह साफ बताई गई है,
ये जो नियमों का ढांचा है, यही किसी भी तरह के भ्रम को रोकता है, जो रसायन विज्ञान में बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर एक ही नाम के कई मतलब निकलने लगें तो कितनी गड़बड़ होगी। अब मैं मानता हूं कि डबल ट्रिपल बॉन्ड महत्वपूर्ण हैं, पर मेरी चिंता यहीं से शुरू होती है। नियमों के मुताबिक नंबरिंग में डबल ट्रिपल बॉन्ड को पूरी प्रायोरिटी देना कभी-कभी शाखाओं यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐसे नंबर दे देता है जो अणु की संरचना को देखते हुए उतने स्वाभाविक नहीं लगते। नियम कहता है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड को सबसे छोटा संभव लोकेंट, यानी आप कह सकते हैं कि चेन पर उसका पता नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। फिर एक और नियम है न्यूनतम लोकेंट सेट का, जो कोशिश करता है कि कुल मिलाकर सारे लोकेंट बॉन्ड और शाखाओं के जितने छोटे हों उतना अच्छा। लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा नतीजा देता है जो आसानी से समझ आए या जिसकी हम सहज कल्पना कर सकें? इसके अलावा एल्कीन में सिस ट्रांस या उससे भी ज्यादा पेचीदा ईजी समावयवता आइसोमेरिज्म को नाम में शामिल करना जटिलता की एक और परत जोड़ देता है। इन सारे नियमों को एक साथ खासकर बड़े और उलझे हुए अणुओं पर लगाना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मेरा सवाल यह है, क्या यह कठोरता जो सैद्धांतिक रूप से सही है, कभी-कभी आम यौगिकों के व्यावहारिक इस्तेमाल या उन्हें सीखने सिखाने में रुकावट नहीं बनती? और क्या कुछ जाने पहचाने आम नाम जैसे एसिटिलीन, जिसका आईयूपीएसी नाम इथाइन है, या नियोपेंटेन, आईयूपीएसी नाम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, जिन्हें लोग आसानी से पहचानते हैं, उन्हें उनके आईयूपीएसी नामों के साथ बनाए रखना ज्यादा व्यावहारिक नहीं होता? क्या वाकई आईयूपीएसी नाम हमेशा लैब में या क्लास में सबसे उपयोगी होता है? आपने प्राथमिकता के नियमों का जो मुद्दा उठाया वह दिलचस्प है, लेकिन मेरा तर्क यही है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। जैसा मैंने कहा, ये बॉन्ड ही अणु के रासायनिक परिवार को परिभाषित करता है। ये उसकी पहचान है, उसका मुख्य क्रियाशील हिस्सा, फंक्शनल ग्रुप। इसलिए नामांकन में इसे सबसे ज्यादा अहमियत देना ही तार्किक है। अगर हम शाखाओं को प्राथमिकता देने लगें तो नाम अणु की असली रासायनिक प्रकृति को सही ढंग से नहीं दर्शाएगा। उदाहरण के लिए 4-मिथाइल पेंट 1-ईन को लीजिए। नाम सुनते ही पता चलता है कि ये एक एल्कीन है, क्योंकि 1-ईन लगा है। डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है 1-ईन, और चौथे कार्बन पर एक मिथाइल समूह लगा है 4-मिथाइल। हाँ, ये तो स्पष्ट है। अब सोचिए, अगर हम नियम तोड़कर दूसरी तरफ से नंबरिंग करते ताकि मिथाइल को छोटा नंबर मान लीजिए 2 मिल जाए, तो नाम क्या बनता? 2-मिथाइल पेंट 4-ईन। ये न सिर्फ नियम के खिलाफ है, बल्कि अणु के मुख्य हिस्से यानी डबल बॉन्ड को एक गैर जरूरी बड़ा नंबर 4 दे देता है। तो ये नियम कि नंबरिंग डबल ट्रिपल बॉन्ड के नजदीकी सिरे से हो, ये स्थिरता और स्पष्टता सुनिश्चित करता है। ये एक तरह से अणु का सरनेम तय करने जैसा है, जो उसकी पहचान के लिए सबसे जरूरी है। मैं समझता हूं कि क्रियाशील समूह यानी अणु के मुख्य हिस्से को प्राथमिकता देने का तर्क क्यों दिया जा रहा है, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या यह हमेशा सबसे संतुलित तरीका है, खासकर जब न्यूनतम लोकेंट सेट वाला नियम आता है। कभी-कभी डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर देने के चक्कर में शाखाओं को काफी बड़े नंबर मिल जाते हैं। इससे अणु की पूरी 3D तस्वीर दिमाग में बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां नियम का सख्ती से पालन करने पर एक ऐसा नाम मिले जो तकनीकी रूप से एकदम सही हो, लेकिन अणु कैसा दिखता है ये समझने में कम मददगार हो, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस विषय का विशेषज्ञ ना हो? क्या नियम हमेशा जटिल मामलों में सही संतुलन बना पाते हैं? ये वही सवाल है, नियमों की कठोरता बनाम सहज ज्ञान या व्यवहारिकता। क्या हम कभी-कभी नियम का पालन करने में इतने बंध जाते हैं कि समझने में आसानी पीछे छूट जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि जटिलता ही स्पष्टता लाते हैं, खासकर जब हम कार्बनिक रसायन विज्ञान की विशाल विविधता को देखते हैं। सोचिए, लाखों करोड़ों अणु हैं। डाई ट्राई जैसे उपसर्गों का इस्तेमाल, वर्णमाला क्रम का सख्ती से पालन, जैसे 3-एथिल 2-मिथाइल हेक्सेन में ई का एम से पहले आना, और हाइफन और कॉमा का सटीक उपयोग। ये सारे नियम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हर अनोखी संरचना का केवल एक ही सही आईयूपीएसी नाम हो, और हर सही आईयूपीएसी नाम केवल एक ही अनोखी संरचना को दर्शाए। ये एक से एक का रिश्ता, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, वैज्ञानिक संवाद के लिए सोने जैसा है।
इसे आप एक सटीक डाक पते की तरह समझ सकती हैं। एक पता केवल एक ही घर का होता है। अगर हम नियमों को सरल बनाने के नाम पर ढील देंगे तो हम भ्रम का दरवाजा खोल देंगे। एक ही नाम से कई संरचनाएं समझी जा सकती हैं या एक ही संरचना के कई स्वीकार्य नाम हो सकते हैं। ये तो रसायन विज्ञान में अराजकता फैला देगा। जहां तक आम नामों की बात है, IUPAC कुछ पारंपरिक नामों को मान्यता देता है, जैसे एसिटिक एसिड या बेंजीन, जहां उनकी ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन एक सार्वभौमिक तार्किक प्रणाली का होना जरूरी है जो किसी भी कल्पनीय अणु पर लागू हो सके, चाहे वो कितना भी नया या जटिल क्यों ना हो। ये प्रणाली भविष्य के लिए भी तैयार है। मैं एक से एक के रिश्ते के महत्व को नकार नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल जरूरी है। मेरा सवाल यह है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए जिस स्तर की जटिलता जरूरी बताई जा रही है, क्या वो हमेशा सबसे सही या व्यवहारिक है? उदाहरण के लिए, जब हम बहुत जटिल पॉलीसाइक्लिक यौगिकों को देखते हैं या ऐसे अणुओं को जिनमें कई अलग अलग तरह के क्रियात्मक समूह हों, तो उनके IUPAC नाम बहुत ज्यादा लंबे और समझने में मुश्किल हो सकते हैं। जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए तो नियमों का ये पूरा जंजाल भारी पड़ सकता है। क्या हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां प्रणाली इतनी ज्यादा व्यापक और सटीक होने की कोशिश में थोड़ी बोझिल हो गई है? आपने आम नामों का जिक्र किया। IUPAC कुछ को बनाए रखता है, तो सिद्धांत तो पहले से मौजूद है। क्या एसिटिलीन इथाइन के बजाय या नियोपेंटेन 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन के बजाय जैसे ज्यादा आम जाने पहचाने नामों को खासकर सामान्य बातचीत या शुरुआती पढ़ाई में बनाए रखने में ज्यादा समझदारी नहीं होगी? क्या IUPAC नाम हमेशा हर स्थिति में व्यवहारिक रूप से सबसे बेहतर होता है, या ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? क्या यहाँ व्यवस्थित कठोरता और व्यवहारिक उपयोगिता या सीखने में आसानी के बीच एक टेंशन दिखाई देता है? चलिए अब एल्कीन में समावयवता, आइसोमेरिज्म के मुद्दे पर आते हैं, जो जटिलता का एक और क्षेत्र है। ब्यूट-2ईन अणु को ही लीजिए। इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक मिथाइल समूह लगा है। ये दोनों मिथाइल समूह डबल बॉन्ड के एक ही तरफ हो सकते हैं, जिसे हम सिस कहते हैं, या विपरीत तरफ, जिसे ट्रांस कहते हैं। ये दो बिल्कुल अलग यौगिक हैं, जिनके भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो IUPAC नामकरण को ये अंतर दिखाना ही होगा। इसीलिए हमें सिस ब्यूट-2ईन और ट्रांस ब्यूट-2ईन जैसे नामों की जरूरत पड़ती है। अब कुछ ज्यादा जटिल मामले भी होते हैं, जहां डबल बॉन्ड से जुड़े चारों समूह अलग अलग हों या जहां सिस और ट्रांस से भ्रम पैदा हो सकता हो। ऐसे मामलों में EZ प्रणाली, जो परमाणुओं की प्राथमिकता पर आधारित है, और भी ज्यादा सटीक तरीका मुहैया कराती है। हाँ, ये जटिलता की एक और परत जोड़ता है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि हम रासायनिक रूप से अलग अलग समावयवियों की बात कर रहे हैं। इस भेद के बिना नाम अधूरा और भ्रामक होगा। ये नियमों की इस अतिरिक्त परत को पूरी तरह से सही ठहराता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि समावयवियों को अलग अलग नाम देना बिल्कुल जरूरी है। सिस ब्यूट-2ईन और ट्रांस ब्यूट-2ईन बेशक अलग हैं और उनके नाम अलग होने ही चाहिए। मेरा सवाल EZ प्रणाली की जरूरत या व्यावहारिकता पर ज्यादा है, खासकर उसके हर जगह इस्तेमाल पर। यह बेशक सिस-ट्रांस से ज्यादा व्यापक और शक्तिशाली है और उन मामलों के लिए जरूरी भी है जहां सिस-ट्रांस काम नहीं करता। लेकिन क्या उन सीधे साधे मामलों में जहां सिस-ट्रांस से बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वहां भी EZ प्रणाली का इस्तेमाल करना, क्या ये गैर जरूरी जटिलता नहीं जोड़ता? क्या हमेशा सबसे व्यापक प्रणाली का इस्तेमाल करना ही सबसे व्यावहारिक तरीका है, खासकर जब हम किसी को पहली बार ये चीजें सिखा रहे हों? ये फिर से वही सवाल है, क्या पूरी तरह से व्यवस्थित सटीकता हमेशा व्यावहारिक बातचीत या सीखने की प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा रास्ता है? हाँ, मानना पड़ेगा ये EZ सिस्टम शुरू में थोड़ा सिरदर्द लगता है। क्या हम कभी-कभी उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां नियम हालांकि तार्किक हैं, इस्तेमाल में थोड़े बोझिल हो जाते हैं, खासकर सीखने वालों के लिए? क्या इससे विषय थोड़ा डरावना नहीं बन जाता? अंत में मेरा मानना यही है कि IUPAC नामकरण प्रणाली अपने सभी विस्तृत नियमों और कभी-कभी लगने वाली जटिलता के बावजूद कार्बनिक रसायन विज्ञान के वैश्विक समुदाय के लिए एक अनिवार्य ढांचा प्रदान करती है। ये जटिलता सिर्फ नियमों के लिए नहीं है, ये खुद कार्बनिक अणुओं की अंदरूनी जटिलता और विविधता को दर्शाती है।
ये सुनिश्चित करती है कि जब मैं यहाँ 3-ethyl-2-methyl-हेक्सेन कहती हूँ तो दुनिया में कहीं भी कोई भी रसायनिज्ञ ठीक उसी संरचना की कल्पना कर सकता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये स्पष्टता और असंदिग्धता अमूल्य है। नियमों की जटिलता इसके लिए चुकाई गई एक उचित कीमत है, एक जरूरी निवेश है, ताकि हम सब एक ही भाषा बोल सकें। और मैं अपनी बात वहां खत्म करूंगा कि हाँ, एक सुसंगत व्यवस्थित नामकरण प्रणाली बिना किसी शक के जरूरी है, लेकिन हमें IUPAC प्रणाली की जटिलता के व्यवहारिक असर पर भी सोचना चाहिए। प्राथमिकता के नियम, लोकंठ सेट तय करना और समावयवता के लिए विस्तृत तरीके, ये सब तार्किक रूप से सही होते हुए भी कभी-कभी व्यावहारिक बाधाएं पैदा कर सकते हैं, खासकर सीखने की प्रक्रिया में या जब हम उनकी तुलना आम जाने पहचाने नामों से करते हैं। ये पूरी तरह से व्यवस्थित कठोरता और व्यावहारिक उपयोगिता या सहज ज्ञान के बीच एक संभावित तनाव की ओर इशारा करता है। IUPAC प्रणाली एक शक्तिशाली औजार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सवाल बना रहता है कि क्या इसकी जटिलता का मौजूदा स्तर हर संदर्भ में हर किसी के लिए सबसे सही संतुलन है? निश्चित रूप से हम दोनों इस बात पर तो सहमत हैं कि IUPAC प्रणाली कार्बनिक रसायन विज्ञान की भाषा के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मतभेद बस इस बात पर है कि क्या इसकी वर्तमान जटिलता पूरी तरह से जरूरी है या कभी-कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, खासकर व्यावहारिकता के नजरिए से। बिल्कुल, ये सच में एक उलझा हुआ विषय है और स्रोत सामग्री में दिए गए नियमों को देखें तो शायद हमारे श्रोता इस चुनौती की सराहना कर पाएंगे कि लाखों करोड़ों अलग-अलग कार्बनिक यौगिकों को एक व्यवस्थित और बिना किसी भ्रम के नाम कैसे दिया जाए। इस विषय में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ जानने और खोजने लायक है।